Hello everyone and welcome to Pendulum EDU, and I am back with another session for this crash course, and we're going to make you hit the exam well as we have promised you here at Pendulum EDU. I hope that you guys have subscribed the channel. If not, you can subscribe the channel right away and hit the like button to the video if you like the sessions. Those who haven't attended the previous sessions, we are done with 2 sessions so far. If you haven't, then you can go to the description. The link is right below and you can have those sessions as well. So let's begin. Today is the session for error spotting. This is session 3 that we are having. So we would now begin without wasting any time. Now, today's first concept that I'm going to train you on is use of prepositions. Now, preposition is a wide concept, पर क्या मैं आपसे वो पूरे समंदर को समझने की बात कर रही हूँ? जी नहीं, मैं आपसे उस समंदर में से वो मोती निकालने की बात कर रही हूँ जो कि आपके एग्जाम दैट इज SSCGL Tier 2 के लिए इम्पोर्टेंट है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ preposition which are important pertaining to your examination perspective. Okay? अब यहाँ preposition से रिलेटेड कुछ डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ अलग अलग पैटर्न्स हैं, तो पहले हम वो देखते हैं. यहाँ पर preposition में आपको 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब ये 2 तरीके कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ जिस पर एरर्स बेस्ड होते हैं. नंबर 1 इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल prepositions. भाई यूसेज पर डिपेंड करता है कि कोई preposition गलत यूज तो नहीं हुआ है, राइट. इनका यूज जहाँ होना चाहिए वहाँ ऑन यूज कर दिया है, यहाँ जहाँ बाय होना चाहिए वहाँ एट है, अंडर, ओवर, ऑल ऑफ दीज prepositions. तो ये एक बेसिक एरर होती है preposition की, जो कि एक्चुअली फर्स्ट टाइप ऑफ एरर है जो कि preposition पर बेस्ड आपको एग्जाम में पूछी जाती है. नंबर 2, second one is the use of prepositional phrases. Okay, now prepositional phrases are extremely important. अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये कभी कभी कॉन्टेक्स्ट भी बदल देते हैं, मीनिंग भी बदल जाता है. देखो, prepositional phrase का मतलब है कि एक verb है और एक preposition है. अगर मैं verb के साथ preposition को बदलती जाती हूँ तो उस phrase का मीनिंग भी बदल सकता है. तो एक सेंटेंस में उस prepositional phrase का जो प्लेसमेंट है वो उस तरीके से सही होना चाहिए कि पूरा कॉन्टेक्स्ट भी फिट हो, appropriate हो. So the placement of inappropriate preposition is made in case of prepositional phrases. Okay. So far अगर आपसे मैं पूछते हूँ या मैं आपसे कहूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं preposition पर बेस, तो ये 2 तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं. अब देखते हैं जो टाइप 1 है. भाई, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इंडिविजुअल preposition. ठीक है, अभी मैं चाहती हूँ कि हम इन ऑन एट की जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लें, बिकॉज इन 3 prepositions की एरर हमें बहुत पूछी जाती है, क्योंकि इसका यूसेज 2 तरीके से हो सकता है, एक टाइम के अनुसार, एक प्लेस के अनुसार. अब देखते हैं, इनका यूसेज जो होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. मिनट्स हो गए, आवर्स, ईयर्स या सेंचुरीज, या फिर टाइम एक्सप्रेशंस में होता है इन अ मिनट और इन अ फ्यू सेकंड्स. सो इन आप या तो फ्रेजेस में यूज करते हो समय को बताने के लिए, इन अ मोमेंट, इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ फ्यू सेकंड्स, या फिर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इन 1990, इन 19th century, इन जनवरी, इन फरवरी, यू यूज इट दैट वे. जबकि ऑन का यूसेज टाइम के अकॉर्डिंग डेज और डेट्स के लिए होता है, जैसे ऑन मंडे या ऑन 16th of September. सो ऑन सिर्फ और सिर्फ डे और डेट के लिए आ सकता है. कभी ये मत कहिएगा ऑन जनवरी. ऑन मंडे कह सकते हैं, ऑन संडे कह सकते हैं, बट ऑन दिसंबर, दिस इज रॉन्ग. इन मंडे, इट्स रॉन्ग. तो इसी तरह की एरर आपको आती है इन ऑन की. एट जो है that is used for exact time. If you know the exact clock timing like 5 o'clock or exact time that's at 5 p.m. or at 8 p.m. or at 8 o'clock, you have to use at. Getting this point? So in on at टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरह से यूज होते हैं. साथ साथ मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताए. अब एरर जो आती है वो ऐसी आती है कि अगर मैं कहती हूँ कि इन ट्यूसडे,
तो ये फ्रेज गलत हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए सॉरी ऑन ट्यूसडे। अगर मैं कहती हूँ ऑन 5 PM, इट्स रॉन्ग, इट शुड बी एट 5 PM। अगर मैं कहती हूँ ऑन जनवरी तो ये गलत हो जाएगा, इट शुड बी इन जनवरी। सो नंबर 1, टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग इन तीनों का यूसेज ये है, और आपको जो एरर आ सकती है वो इस तरीके से एरर आ सकती है। ओके, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 थिंग इज कि प्लेस या पोजिशन बताते वक्त हम कैसे यूज करते हैं। अब इन का इस्तेमाल होता है टू गिव द मीनिंग ऑफ इनसाइड। when you are in enclosed space, for example in a room, in the car, in a bus, okay, so in the box, okay, the chocolates are kept in the jar, मतलब inside the jar। अब ये एक preposition inside के लिए ऐसे भी हो सकते हैं, for example I am in a contract with them, और आई एम इन सच अ सिचुएशन, क्योंकि आप उस चीज से घिरे हुए हो, ठीक है, किसी चीज से घिरे होना मीनिंग इनसाइड होना, ओके, इन अ केओस, ओके। सो आप इन का यूसेज इस तरीके से करते हो। ऑन का यूसेज तब होता है व्हेन यू प्लेस समथिंग ओवर समथिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पाम पे इस पेन को रखते हूँ, सो आई विल से द पेन इज प्लेस्ड ऑन माई पाम, ओके, सो इट्स ऑन। कोई मूवमेंट नहीं है, इट्स स्टैटिक, ऐसा कुछ नहीं, मैं इसको मूव करूंगी तो भी ये ऑन ही रहेगा, ऑन टू नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो दोनों के बीच में शुरुआत से है। सो प्लेसिंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल ऑन द शेल्फ, इन द शेल्फ भी हो सकता है, बट आई टुक द बुक एंड केप्ट इट ऑन द शेल्फ, नॉट इन द शेल्फ, ओके। नाउ एट आता है एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल एट द डोर, एट द डोर स्टेप, एट द एंट्रेंस गेट, ओके। आप एग्जैक्ट अपनी लोकेशन या एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हो कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ या मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। सो एग्जैक्ट लोकेशन बताते वक्त भी यू विल यूज एट, ओके। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। I was standing in the entrance of the hall and they still couldn't see me. In the entrance of the hall में अपनी exact position बता रही हूँ, तो मैं in use नहीं कर सकती, क्योंकि entrance के अंदर नहीं घुस सकती मैं, it cannot be inside the entrance। in the hall हो सकता है, but in the entrance नहीं होगा, it will be at the entrance of the hall because that is the exact position or place। Second example says, Rohan stored the chocolate bars in the glass container kept on the slab। बिल्कुल correct है। In the glass container मतलब inside, on the slab मतलब slab के ऊपर ये container रखा हुआ है, तो it is also correct। I could see the armchair at the room। At the room में तो in होगा, in the room। सो द पॉइंट इज कि इसको इन 3 तरीके से हम पोजीशन या प्लेस बताते वक्त यूज कर सकते हैं। टाइम के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताए, यहाँ पर हमने डिस्कस भी किए फर्दर एग्जाम्पल्स, ओके। ये एक क्लैरिटी रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से बेस टाइप 1 यही है कि इंडिविजुअल प्रेपोजिशंस पर बेस आपको एरर आती है। मेजर आपको इन दोनों के बीच में पता होना चाहिए। आगे मैं आपको और इंडिविजुअल प्रेपोजिशंस बताती हूँ जिन पर फ्रीक्वेंटली एरर आती है। तो ये 3 प्रेपोजिशन थे। अब आगे बढ़ते हैं। द कंफ्यूजन बिटवीन सिंस एंड फॉर। टाइप 1 में ही जहाँ इंडिविजुअल हम प्रेपोजिशंस की हम डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं, वहीं आपको सिंस और फॉर में भी एरर पूछी जाती है। ये भी इंडिविजुअल प्रेपोजिशंस हैं, बट इनके बीच में भी आपको कंफ्यूजन पूछी जाती है। देखिए कैसे। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है या ओरिजिन ऑफ द एक्शन। मतलब सिंस आपको या तो बताएगा कि भाई आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता है कि सिंस 8 o'clock वी स्टार्टेड द सेशन, या फिर वी आर हैविंग इट सिंस मॉर्निंग, ओके। या तो सिंस 8 o'clock या सिंस मॉर्निंग, मतलब या तो मुझे एग्जैक्ट टाइम पता है या फिर मुझे अपने एक्शन का ओरिजिन पता है कि कब वो एक्शन शुरू हुआ था।
जब मैं ऐसी बात करती हूँ तो मैं सिंस यूज करूंगी, लेकिन फॉर कब आता है? जब आई टॉक अबाउट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम एक्सप्रेशन। पीरियड ऑफ टाइम से मेरा मतलब हुआ मैं बोलूँ फॉर 2 hours और फॉर 2 weeks। ओके, तो 2 घंटे या 2 हफ्ते की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी काम, कोई भी एक्शन अगर पीरियड ऑफ टाइम दर्शा रहा है देन आई विल यूज फॉर। अदरवाइज अगर मैं एग्जैक्ट टाइम बताती हूँ उस एक्शन का या फिर ओरिजिन बताती हूँ उस एक्शन का, एट दैट मोमेंट आई विल बी यूजिंग सिंस। तो ये डिफरेंस सिंस और फॉर में रहेगा और रहता है। अब इस पर बेस्ड एरर आती है, जहां पर सिंस आना चाहिए वहां फॉर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं सिंस 3 hours, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सुनने में ये ठीक लगता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो यूज भी ऐसे ही करते हैं, but it's wrong. It will be for 3 hours. Since 3 p.m. then it's correct, since 3 p.m. I cannot say for 3 p.m. If I use this will be incorrect. Okay? Now, examples देखते हैं। The baseball players had been practicing in the playground since 8 o'clock. 8 बजे से, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है मेरे पास, मुझे एग्जैक्ट टाइम पता है मेरा एक्शन कब शुरू हुआ। दूसरी चीज, यू एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोज फॉर 3 hours नाउ। 3 hours पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए मैं क्या यूज कर रही हूँ? फॉर। सो पीरियड ऑफ टाइम फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम ओरिजिन सिंस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। The singer and the composer have been creating a new tune for last week. अब यहाँ पर गलत है क्योंकि ओरिजिन है तो यहाँ पर आना चाहिए since last week. सो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इसी तरह की एरर आती है, जहाँ पर since होना चाहिए वहाँ for। और आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ऑलमोस्ट ठीक लगते हैं, जैसे अभी मैं अगर आपको पूछती यहाँ पर तो ये है फॉर लास्ट वीक, फाइन, ऑफ सिंस 3 hours, इट्स फाइन। काफी बारी हमें डाउट आता है बट हम 100% उस चीज पे श्योर नहीं होते हैं, सो दैट इज अगेन अनदर पॉइंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि आपको 100% अपने आंसर के बारे में श्योर होना होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो यहाँ फॉर की जगह सिंस होगा, सिंस लास्ट वीक, क्योंकि पिछले हफ्ते में ये काम शुरू हुआ था, ओरिजिन है। ओके, सो सिंस और फॉर का कंफ्यूजन याद रखेंगे और इन ऑन एट का कंफ्यूजन याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइप 2, अभी इन पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। अब टाइप 2 पर आते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। टाइप 1 हमने देखा इंडिविजुअल प्रेपोजिशन, टाइप 2 इज प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। अब देखते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। मैंने आपको बताया कि ये वर्ब और प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिव इन, टेक ओवर, etc. etc. Okay? There are many prepositions which are used in the phrases. Let's talk about the common ones asked in the examination. मैंने कहा है, हमेशा आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि हम ये जो क्रैश कोर्स लाए हैं ये फोकस्ड क्रैश कोर्स है। ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस्ड है जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, जो आपके एग्जाम दैट इज SSC CGL Tier 2 के पर्सपेक्टिव से एकदम एप्ट हैं, इसलिए ये एक फोकस और कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स है। सो डू नॉट मिस इट लर्नर्स। चलिए, प्रेपोजिशंस अंडर अबाउट हो सकती हैं, बाय या ऑन हो सकता है, ऑफ या एट पर बेस्ड हो सकती हैं, ओवर या टू पर बेस्ड हो सकता है, इन, ड्यूरिंग या अमंग पर बेस्ड हो सकता है। सो ये कॉमनली आस्क्ड प्रेपोजिशंस हैं जो कि फ्रेजेस में आपको एरर्स पूछी जाती हैं इन पर बेस्ड। अब कैसी एरर पूछी जाती हैं उनके एग्जांपल्स देखते हैं और फिर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर दिस फर्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, लिखा है दे यूजुअली ट्रैवल इन कार और बस। बिल्कुल गलत है। अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं या ट्रैवल की बात कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं फ्रेज बाय कार, बाय बस, बाय टैक्सी। सो इनके जगह यहाँ पर होना चाहिए बाय। ये एक कॉमन फ्रेज है
जो कि यूज होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है व्हेन आई विजिटेड द गार्डन अंडर द शेड, व्हेन आई विजिटेड द गार्डन आई सैट अंडर द शेड ऑफ अ नीम ट्री। अंडर द शेड, भाई ये एक ट्री है और ये उसकी परछाई या शेड है, मैं यहां बैठी हुई हूं, ठीक है। तो क्या मैं अंडर द शेड, छाए ऊपर या मैं नीचे हूं? जी नहीं, आई एम सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, मैं ट्री की शेड के अंदर बैठी हूं। अंडर होता तो मैं यहां बैठी होती, अंडर द ट्री। शेड ऊपर होता तो मैं अंडर द शेड बोल देती, बट मैं शेड के अंदर बैठी हूं तो इट विल बी इन द शेड ऑफ अ नीम ट्री। ये एक बहुत ही कॉमन एरर है और एसएससी में बहुत बारी पूछा जाता है, अंडर और इन का एरर। ये एक कॉमन फ्रेज है, अगर आप देखें तो कॉमन फ्रेज की तरह इसको यहाँ पर भी यूज किया गया है, अंडर द शेड। अंडर द शेड ऐसे ही यूज होता है, डोंट चेंज इट। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था एक प्रेपोजिशनल फ्रेज अबाइड बाय, अभी मैंने इसी सेशन में आपको बताया कि ये वर्ब के साथ ये प्रेपोजिशन ही यूज होती है। सो अबाइड के साथ बाय ही यूज होता है, इसका मतलब होता है टू फॉलो। ओके, सो आप इस प्रेपोजिशन, अगर मैं कहती हूँ अबाइड विद, वो गलत हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से एरर्स आपको और पूछे जाते हैं प्रेपोजिशंस पर। देखिएगा अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है ऑल माई फ्रेंड्स आर एडिक्टेड विद वेयरिंग ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट्स और टी शर्ट्स। एडिक्ट के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, एडिक्टेड टू वेयरिंग। ओके, और ये देखिए हमने एक इन्फिनेटिव पर बेस्ड भी आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था पिछले सेशन में। सो एडिक्टेड टू एक एक्सेप्शनल फ्रेज है जहां पर टू के साथ आईएनजी यूज होता है। मैं क्लियर कर रही हूँ स्क्रीन, फिर समझाती हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखो टू के बाद आईएनजी लगा है, ये एक्सेप्शनल केस है जो हमने इन्फिनेटिव के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। सो एडिक्ट के साथ टू आता है, विद का इस्तेमाल कभी नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा द मैनेजर इंसिस्टेड इन प्रिपेयरिंग इन एडवांस फॉर द प्रेजेंटेशन। इंसिस्टेड इन प्रिपेयरिंग, नो, इंसिस्ट के साथ हम हमेशा लगाते हैं ऑन। इंसिस्टेड ऑन प्रिपेयरिंग इन एडवांस फॉर द प्रेजेंटेशन। सो इंसिस्ट ऑन, एडिक्टेड टू और एडिक्ट टू, तो ये इंसिस्ट ऑन, यहाँ पर ये फ्रेज भी याद रखिएगा। अबाइड बाय मैंने आपको बताया, वो भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द किड्स वर अफ्रेड विद द घोस्ट स्टोरीज। नो, अफ्रेड के साथ वी ऑलवेज यूज ऑफ, अफ्रेड ऑफ या अवेयर ऑफ, तो यहाँ पर हम ये यूज करते हैं। प्रेपोजिशन कौन सी यूज करते हैं? ऑफ यूज करते हैं हम, चाहे अफ्रेड हो चाहे अवेयर हो, वी यूज प्रेपोजिशन ऑफ। सो द किड्स वर अफ्रेड ऑफ द घोस्ट स्टोरीज। लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस। नन ऑफ अस was aware about the entertainment news being discussed in the office. मैंने अभी बोला aware of, so it will be aware of and not aware about. About is incorrect in usage. Okay, let's move on next. Now the next question is, I put the waste in a bag and dispose it off. Usually quickly मुझे बताइए dispose off मतलब हमने इस सेंटेंस में क्या कहा? मैं वेस्ट को एक बैग में डाल के उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ, उसको डिस्पोज कर देती हूँ, फेंक देती हूँ। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं? मैं आपसे वो पूछ रही हूँ। कमेंट एंड लेट मी नो। अकॉर्डिंग टू यू डिस्पोज के साथ यूज करना ऑफ करेक्ट है या नहीं, वो बताइए। कमेंट कीजिए और मुझे क्विकली बताइए। जबकि सेंटेंस का मतलब तो डिस्कार्ड करना है, बट हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर सिंगल ओ एफ आता है, सिंगल एफ वाला ऑफ आता है, ओ एफ ऑफ। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो विश्वास ही नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है ओ डबल एफ ऑफ मतलब होता है सेपरेट करना या किसी चीज को दूर फेंकना। बिल्कुल होता है,
बट डिस्पोज ऑफ केस में हम OF ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं. ऑलराइट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, राइट हियर. Moving ahead, next we have 8. I have been married with him for years. I have been married. Marry के साथ with नहीं to use करते हैं. I'm married to him for years. Okay, so I have been married. हम शादी की बात कर रहे हैं. So marry word के साथ हम हमेशा to का इस्तेमाल करते हैं instead of stating using with. Okay. So I've been married to him for years is what we are talking about. Now, next is a 9th statement. On my opinion, we should not resort to any unethical means. कहते हैं मेरे अनुसार, तो it will be on my opinion. जी नहीं, ये गलत है. It should be in my opinion. So it will be, in my opinion, we should not resort to any unethical means. Okay. So here the correct preposition to be used in the phrase is in my opinion. And please remember this phrase. इस phrase की error भी recently पूछी गई है. Alright. तो ये कुछ example sentences थे. अब हम आते हैं previous year questions पर. देखते हैं पहला question जो कि CGL 2019 पर based है. I am going to a holiday to Panchmani tomorrow. I am going to a holiday. No. Purpose बता रहे हैं, so for a holiday. Purpose बताते हैं तो हम अगर for के बाद noun use कर रहे हो तो आप purpose express करने के लिए preposition for use करेंगे. To भी purpose के लिए आता है but उसके साथ action word आता है verb. इसलिए यहाँ पर to का इस्तेमाल गलत है. So I'm going for a holiday to Panchmani tomorrow. It will be correct. Option C में error है. आगे बढ़ते हैं. अगला question भी CGL 2019 का है. We have sufficient food and clothing about the flood victims in Kerala. Sentence का मतलब है कि हमारे पास खाना और कपड़े sufficient amount में है. किन के लिए? Flood victims के लिए. So अबाउट उनके बारे में हम कुछ नहीं बता रहे हैं. सो फॉर द फ्लड विक्टिम्स, उनके लिए कोई चीज है. सो इट विल बी एरर इन ऑप्शन डी. यू हैव टू स्ट्रेट अवे मार्क एंड मूव अहेड. सो देखो ये इंडिविजुअल प्रेपोजिशंस पर एरर बेस्ड है. ओके, देखते हैं अब ये क्वेश्चन जो कि CGL 2018 का क्वेश्चन है. दिस इज द फर्स्ट कार फॉर आवर नेबरहुड मिस्टर शर्मा, who has a third time balancing his wife and kids on his old scooter. This is the first time for our neighborhood, Mr. Sharma. Neighborhood तो बिल्कुल गलत है क्योंकि मिस्टर शर्मा तो नेबर हैं. पहली चीज तो ये. उसके बाद यहाँ पर for का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है इसलिए ये करेक्ट है. एरर इस तरह से भी आती है, दिस इज द फर्स्ट कार फॉर आवर नेबर मिस्टर शर्मा. तो ये for preposition रिमूव हो जाती है तो भी यहाँ पर एरर बन सकती है. मैंने शायद लिखते वक्त लिख दी है ये preposition, सो इट्स करेक्ट. बट यहाँ पर ये preposition नहीं होगी तो भी एरर होगा. सो एरर इज इन पार्ट 1 एनीवेज. नेबरहुड भी गलत है, नेबर होगा बिकॉज मिस्टर शर्मा नेबर और पड़ोस नहीं है, पड़ोसी है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द वायबिलिटी ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द डिग्री इन विच people will tolerate the unevenness it creates. Now, the viability of the multinational corporate system depends upon the degree in which. Degree in which? No. Depends upon the degree with which it will. मतलब उस डिग्री पर डिपेंड करता है जिसके साथ लोग इसको टॉलरेट कर लेंगे या किस हद तक, या to which, upon the degree to which people will like accepted or tolerated. So या तो to आएगा या with आएगा, but in गलत है. So error is in part 2. ये भी previous year 2018 का क्वेश्चन है. Alright, आगे बढ़ते हैं. एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, नए पैटर्न पर बेस्ड है. She should have told me earlier that she was waiting on the roundabout. क्या वो roundabout के ऊपर खड़ी थी? जी नहीं, एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हैं. एट जो चौराहा होता है ना, जो राउंड चौराहा होता है 4 रास्तों वाला, उसको हम राउंड अबाउट कहते हैं.
तो इट विल बी एट द राउंड अबाउट, एग्जैक्ट पोजिशन बताने के लिए. सो एरर विल बी इन पार्ट बी, इट शुड बी एट द राउंड अबाउट इंस्टेड ऑफ ऑन. आगे बढ़ते हैं. चलिए आगे जो है वो हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ रहे हैं. देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट आज के लिए, जो कि है इनकरेक्ट वर्ड यूसेज पर. यहाँ पर किसी भी वर्ड का जो यूसेज है वो गलत होगा. Such errors are based on inappropriate use of words. This can be either use of incorrect word or the word used in incorrect form or part of speech. या तो आप गलत शब्द का ही यूज कर रहे हैं जो कि मीनिंग ही सही नहीं दे रहा है उस सेंटेंस को, या फिर हो सकता है वर्ड तो वही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे ट्रीट वर्ब यूज करना है पर मैंने ट्रीटमेंट नाउन यूज कर दिया है, तो पार्ट ऑफ स्पीच की तरह वर्ड गलत हो सकता है. या फिर फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रीट यूज करना है और मैंने बीट यूज कर दिया है, तो एकदम अलग शब्द यूज हो सकता है. सो दो तरीके के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं. देखिए नंबर वन इज जैसे एरर्स को बी बेस्ड ऑन देयर एंड देयर, और दो अलग वर्ड्स हैं, योर एंड योर, इट्स एंड इट्स, मी एंड आई. नाउन होगा अफेंस, वर्ब अफेंड, या एडजेक्टिव अफेंसिव या वर्ब अफेंड. तो मैंने वर्ब वापस से रिपीट कर दिया. सो इन तीनों में एरर हो सकती है कि जहां अफेंसिव आना चाहिए वहां अफेंस आ गया, जहां अफेंड आना चाहिए वहां ऑफेंस आ गया. सो इस तरह से एरर हो सकती है. ये पार्ट ऑफ स्पीच की एरर है. ये किसकी एरर है? ये वर्ड यूसेज में ही जो पार्ट ऑफ स्पीच का है. हु हुम में एरर हो सकती है, लिटिल फ्यू की एरर हो सकती है, बिटवीन अमंग की एरर हो सकती है. तो वर्ड यूसेज की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से इन सब पर ये जो कॉमन एरर्स हैं ये हैं. आपको इन पर बेस्ड एरर कॉमनली पूछी जाती है एंड इट डिपेंड्स. ओके, इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड. पार्ट ऑफ स्पीच में तो अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं. मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके लिए. So let's have a look at few example sentences that can particularly be asked in the examination. So जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे structures हैं जिस पर based errors पूछी जा सकती हैं या पूछी जाती हैं. Okay, let's begin with the first example. They had no knowledge of the script. They had no knowledge of the script. All they did was blindly following their leader. ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो पूछी जाती है. भाई एसएससी सीजीएल टीयर 2 की अगर मैं बात करूँ या एसएससी सीजीएल की मैं बात करूँ तो रेपिटेटिव चीज़ें कॉन्सेप्ट्स में होती हैं. ये उनमें से एक है. तो यहाँ पर देखो THERE जो देर है, THERE जो देर है, ये प्लेस के लिए आता है. जबकि मैं बता रही हूँ उनका लीडर मतलब मैं पोजेशन एक्सप्रेस करना चाहती हूँ. देखो सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस करना है हमें? पोजेशन. कि वो कुछ नहीं करते, वो बस अपने लीडर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं क्योंकि उनको स्क्रिप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है. सो पोजेशन के लिए हम यूज करते हैं THEIR देयर. ओके, सो इंस्टेड ऑफ THERE इट शुड बी THEIR देयर. All they did was blindly following their leader. Now let's move ahead for the next one. At the beginning they had no doubtful, but later they were utterly confounded. कहते हैं शुरुआत में उनको कोई डाउट नहीं था. They had no doubtful. क्या doubtful is an adjective, but क्या मैं किसी की quality बता रही हूँ? No, I'm not talking about any noun subject or pronoun subject's quality. मैं कह रही हूँ दे हैड नो डाउट, उनको कोई डाउट नहीं था, उनको कोई संदेह नहीं था इस बात पर. बट बाद में वो बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गए. तो दे हैड नो डाउट इट शुड बी, एंड इट शुड नॉट बी डाउटफुल बिकॉज यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच की एरर हो गई. किस तरीके से? भाई वर्ड यूसेज में हमें वर्ड चाहिए नाउन, बट हमने यूज करा है एडजेक्टिव. सो करेक्ट सेंटेंस वुड बी एट द बिगिनिंग दे हैड नो डाउट but later they were utterly confounded. तो जैसे मैंने आपको पीछे offense और offend और offensive का बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच में इस तरीके से एरर हो सकती है, वर्ड कोई और आना चाहिए, कोई और पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड प्लेस कर दिया, तो वही चीज यहाँ पर हुई है. होना चाहिए था डाउट बट हमने किया है डाउटफुल. नाउ next sentence is example sentence. The guard whom sits at the main gate guided me to this block. अब एक पॉइंट हमने पिछले सेशन में रिलेटिव प्रोनाउन पर किया था और
अगर आप सबने सेशन नहीं देखा है डिटेल में, देखो मैं यहाँ भी समझा रही हूँ बट डिटेल डिस्क्रिप्शन आप पिछले सेशन में जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है हमने नीचे। अब द गार्ड, अब हु जो है वो सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए आता है और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए आता है। ऑलराइट, सो हमने कहा वो गार्ड जो कि मेन गेट पर बैठता है, तो मेन गेट पर कौन बैठता है? गार्ड। तो जब मैं सब्जेक्ट को रेफर करने जा रही हूँ तो मैं हु का इस्तेमाल करूंगी, ना कि हुम का। So use of whom here is incorrect. I have to use who, so it will be the guard who sits at the main gate guided me to this block. So again who और whom जो कि relative pronoun है, आपको इन पर based error पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं। Next example sentence is both the nations have submitted its reports on the virus screening. Both the nations have submitted its reports. भाई नेशन भले ही नॉन लिविंग है, हम इट ही यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड इट्स एजेंडाज, बट यहाँ पर दो नेशंस हैं तो इट तो सिंगुलर के लिए आता है, देयर रिपोर्ट्स, उनकी रिपोर्ट्स, पोजेशन। तो देखो अभी इट्स और देयर का एरर, ये बहुत कॉमन एरर है, ये एरर एसएससी सीजीएल में बहुत पूछी जाती है, दैट इज इट्स एंड देयर। याद रखिए, देयर लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो। ऑलराइट, moving ahead we have next example sentence. It says I believe they could have informed he before taking such stringent action against him. They could have informed he, भाई उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ऑब्जेक्ट के केस में चाहिए him आएगा। They could have informed him, he तो हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं अगर एक्शन करता, एक्शन कौन कर रहा है? ये दो लोग कर रहे हैं, तो हमने सब्जेक्टिव केस यूज किया है। अगर एक्शन का रिस्पॉन्स इस पर आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में हमें हिम यूज करना है, ना कि ही। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन की एरर है। आगे बढ़ते हैं, ये भी इनकरेक्ट वर्ड यूसेज है। अब ये 5 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए और इसी तरह के क्वेश्चन अब आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। In order for he to attend the meeting, he needs to prepare exhaustive notes. In order for he to attend, in order for him to attend. Okay, in order to attend सीधा सीधा हो सकता है, बट अगर for है, देखो preposition के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करते हैं। मैं पूरा लिख देती हूँ। प्रेपोजिशन के बाद ये रूल है, ये रूल किसका रूल है? ये पर्सनल प्रोनाउन का रूल है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो इट विल बी इन ऑर्डर फॉर हिम टू अटेंड द मीटिंग ही नीड टू प्रिपेयर एग्जॉस्टिव नोट्स। ओके, तो ही की जगह हिम होगा, इसलिए बी में एरर होगी। आगे बढ़ते हैं, ये सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। विद गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड हार्ड वर्क I cleared many hurdles in life and did reasonable with both professional and personally. अब मुझे बताइए जरा, प्रोफेशनल एडजेक्टिव है और पर्सनली एडवर्ब है, और ये दोनों एक ही चीज से कनेक्टेड है, तो ये दोनों का यूसेज इनमें से कोई एक बदलना पड़ेगा, या तो हम दोनों एडजेक्टिव यूज करें या दोनों एडवर्ब्स। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। With God's blessing and hard work, I cleared many hurdles in life and did reasonable with both. Now, with both, instead of this, it did reasonable with हटा दीजिए, both personally and professionally, professionally and personally. So हम adverb use कर सकते हैं, with भी हटाना पड़ेगा क्योंकि context को, जो use of adverb है वो हमें perfect करना है। So did reasonable both professionally and personally, दोनों adverbs। तो अगेन ये word usage की एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं। Next question says the dog came rushing toward us and constantly wagged its tail. Its tail, भाई एक तो IT apostrophe होता है और एक होता है ITS।
आप बताइए कमेंट करके मुझे कि ये करेक्ट है या हमें यूज करना चाहिए ये, या यहाँ पर कोई और वर्ड आना चाहिए। अच्छा, अब ये करेक्ट तो नहीं क्योंकि नो एरर का ऑप्शन तो यहाँ पर है ही नहीं, सो मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है ये। यहाँ पर आना चाहिए ITS। ये होता है इट इज का कॉन्ट्रैक्शन। अगर मुझे कहना ऐसा है तो इट इज लाइक दिस, ओके, और इट इज सनी, इट इज ब्राइट। अगर इट्स यूज करती हूँ तो ये पोजेशन के लिए होता है। तो मेरे को यहाँ इस सेंटेंस में हमें क्या बताना है, पोजेशन। डॉग अपनी पूंछ हिला रहा था, उसकी पूंछ, तो इट्स के लिए हमें यहाँ पर होना चाहिए इट्स टेल। दैट इज ऑप्शन डी में एरर है, तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी को स्ट्रेट अवे। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये CGL 2018 का क्वेश्चन है। द ग्रोथ इन इंडिया इज अमेजिंग। The growth from 140 million collections in 2005 to 181 million connections now is very impressed. Is very impressed. भाई very के बाद तो adjective आता है और impressed तो verb है। impress का adjective form क्या होता है, impressive होता है। So impressed के बजाय हमें यूज करना है impressive, तो एरर होगा पार्ट 3 में। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज आपको उस पार्ट ऑफ स्पीच का अगला पार्ट ऑफ स्पीच या यूसेज जो है वो पता होना चाहिए। अच्छा, नहीं भी पता, अगर आपको समझ आ गया कि ये वियर्ड है तो तुरंत मार्क कर दीजिए इन फर्स्ट को। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो जो आप एक कॉन्फिडेंस आंसर करे थे आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो रीड द सेंटेंस इन वन गो और उसको ब्रेक करके जैसे मैंने आपको बताया है उस तरह से पढ़िए। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ही एरर स्पॉटिंग के बताया था सेंटेंस को पढ़ना किस तरीके से है कि आप डिकोड कर पाए कॉन्टेक्स्ट को एक ही बार पढ़ के, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके, सो यहाँ पर इम्प्रेसिव का यूज होना इंस्टेड ऑफ इम्प्रेस्ड। देखते हैं, हमारे पास और क्वेश्चंस अभी नहीं है। ये इस पॉइंट के लिए, इस टॉपिक के लिए हमारे पास यही प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले टाइप पर। अभी हमने वर्ड यूसेज किया, अब हम जा रहे हैं होमोनिम्स पर। होमोनिम्स भी वर्ड यूसेज का ही एक हिस्सा है, उसी की एरर है। बट होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि दे लुक एंड साउंड लाइक, जो दिखते भी सेम है और जो सुनने में भी काफी हद तक सिमिलर होते हैं, बट उनका मीनिंग और जो सेंटेंस में जो कॉन्टेक्स्ट जो वो देते हैं वो हमेशा अलग होता है, वो डिफरेंट होता है। और इसकी एरर भी आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस कॉन्सेप्ट। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, फिर एग्जाम्पल्स और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो लेट्स हैव अ लुक। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल दैट यू कैन हैव इज कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ये जो सिमिलर वर्ड्स हैं, या लूज एंड लूज, साउंड भी सेम करते हैं, दे सीम अलाइक। स्पेलिंग में भी अगर आप देखें तो बहुत ही सिमिलर है, बट मीनिंग भी अलग होता है और जो यूसेज होता है सेंटेंस में वो भी काफी हद तक इट इज डिफरेंट। सो लेट्स हैव अ लुक हियर एट सम एग्जांपल्स, किस तरह से आपको ये जो मैं अब आपको सेट्स बता रही हूँ, ये जो सेट्स हैं ये कॉमनली आस्क्ड सेट्स हैं जो CGL में पूछे गए हैं, और इन पर बेस्ड एरर्स हम डिस्कस भी करेंगे, इनसे अलग भी डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी। नाउ देन एंड दैन, मैंने देखा है लोग टाइप करते वक्त या किसी को मेल लिख रहे हैं, या तब भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है काफ़ी बारी। सो ये कॉमन कंफ्यूजन है, सो नथिंग मच टू वरी। देन इज यूज्ड फॉर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन और इन ऑन द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप टाइम मोमेंट के बाद में बताते हो, फॉर कि इसके बाद मैं ये करूँगा, सो आफ्टर दिस आई विल बी डूइंग दिस, सो देन आई विल डू दिस, यू कैन ऑल्सो से दिस। सो देन आई विल डू दिस, टाइम के रेफरेंस में आप आगे जा रहे हो, सो इट विल बी THEN देन। ओके, आई कंप्लीटेड माई वर्क, क्लीन्ड माई हाउस एंड देन वेंट फॉर अ वॉक। सो इतना सब करने के बाद, right? So in response of certain sequence of events over time, you have used then now. Than is used to make comparisons, like she's prettier than her sister. So यहाँ अगर आप comparison करते हो, it will be THAN than, and अगर आप time reference या sequence events बता रहे हो, ये sequence of events, then you will use THEN then. ओके, दिस इज फर्स्ट सेट और मैंने आपको साथ साथ एग्जाम्पल बताया।
सेट नंबर 2 इज फॉर कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट. ये भी सिमिलर वर्ड्स हैं बट यूसेज अलग है. कॉम्प्लीमेंट का मतलब कंप्लीट और एडिशन में, जैसे हमें कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस मिलती हैं. सो वो कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस मिलना का मतलब है एडिशनल डिश. सो कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी चीज के एडिशन में कोई चीज. द वेटर सर्व द ड्रिंक एज अ कॉम्प्लीमेंट टू द डिश. मतलब डिश तो हमने ली ही, हमें ड्रिंक फ्री में मिल गई उसके साथ. दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट्री वन. ओके. कॉम्प्लीमेंट ऑन द अदर हैंड इज द प्रेज. किसी की बड़ाई करना. जब आप किसी को प्रेज देते हो तो इट कैन बी एज अ वर्ब, इट कैन बी यूज एज नाउन ऑल्सो, कि भाई किसी की बड़ाई करना या बड़ाई. माई हस्बैंड कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन कम्प्लीशन ऑफ माई इंटर्नशिप. उन्होंने मुझे बधाई दी, मेरी बड़ाई करी, मेरी सराहना की जब मैंने अपनी इंटर्नशिप खत्म कर ली. सो कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, वन विद ई, द अदर इज विद आई. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये दिखता नहीं है वहां पर माइन्यूट सा एरर. अगला नेक्स्ट पेयर इज अफेक्ट एंड इफेक्ट. अफेक्ट इज अ वर्ब जो कि आप फिर इसकी मदद से एक्शन बताएंगे. ओके, यू विल एक्सप्रेस एक्शन यूजिंग इट. इफेक्ट जबकि नाउन है तो आप एक सिचुएशन बताएंगे उसकी मदद से. देखिए, अफेक्ट का मतलब है इन्फ्लुएंस करना या कोई इम्पैक्ट होना किसी चीज पर या किसी पर्सन पर. The dull paint on the walls will affect the vibes. Will affect the vibes, that is again इस पर affect करेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा. So that is action word. Okay. Effect is noun which says result or consequence. किसी चीज का result है, किसी चीज का परिणाम है, that is effect. The drought had a debilitating effect on the farmers. Drought ने बहुत ही बुरी तरीके से तहस नहस करने वाला इफेक्ट फार्मर्स पर किया है. डेबिलिटेटिंग मतलब किसी चीज को वीक बनाना. तो इफेक्ट यहाँ पर नाउन की तरह. अगर मैं कहती हूँ द ड्रॉट हैड अ डेबिलिटेटिंग अफेक्ट ऑन द फार्मर्स, तो ये एरर में काउंट होगा, क्योंकि अफेक्ट वर्ब है, नाउन की तरह मैं उसे यूज नहीं कर सकती. और मीनिंग भी अलग है. अफेक्ट का मतलब है इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट करना किसी पर. इफेक्ट का मतलब है किसी चीज का रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस. ओके, सो मीनिंग इज ऑल्सो डिफरेंट एंड पार्ट ऑफ स्पीच तो है, तो उसका सेंटेंस में यूसेज भी अलग हो जाता है. आगे बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ. अगला जो सेट है वो है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का मतलब कोई चीज को हासिल करना, किसी चीज को सहमति से एक्सेप्ट ले लेना, मान जाना. Rajiv accepted the offer letter by his previous organization. उन्होंने एक्सेप्ट कर ली अपनी जो कि उनको ऑफर लेटर मिला था. तो एक्सेप्ट मतलब मान जाना, किसी चीज में सहमति दिखाना. एक्सेप्ट मतलब के अलावा, इसके अलावा, तो ये एक्सेप्ट होता है. एक्सक्लूड और बारिंग समथिंग, किसी चीज के अलावा. Everyone except my brother went for the celebration. सब गए लेकिन किसके अलावा, मेरे भाई के अलावा सब सेलिब्रेशन के लिए गए. सो एक्सेप्ट किसी चीज को किसी अलग बताना. ओके, एक्सक्लूड करना, दैट इज एक्सेप्ट. नेक्स्ट पेयर इज advice and advice. Advice is noun whereas advice is verb. ओके, एडवाइस नाउन कैसे है भाई, ये ओपिनियन या एक इंफॉर्मेशन है कि भाई आपको किसी ने कोई सजेशन दिया है, कोई एक तरीके से एक ओपिनियन कोई अपना दे रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए तो ऐसे कर लीजिए. दैट इज ओपिनियन और ऑफर. ओके, I shared a piece of advice with my brother. That's a piece of advice. If I use advise, it will be wrong because advise एक्शन बताने के लिए है. इट्स अ वर्ब टू एक्सप्रेस एक्शन. टू ऑफर एडवाइस टू समवन, वो एक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, द मिनिस्टर्स विल एडवाइज द चीफ. तो एक्शन बताना है तो एडवाइज SE वाला आएगा. अगर नाउन सब्जेक्ट है मतलब कोई ओपिनियन बतानी है कि मुझे किसी ने ओपिनियन दी, सो आई गॉट अ पीस ऑफ एडवाइस. ओके, यू विल यूज दिस. तो इन दोनों का कंफ्यूजन भी एरर बेस्ड आ सकता है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कौन होता है, जो हेड है स्कूल का. सिंपल सी बात है. द प्रिंसिपल मेड एन अनाउंसमेंट टू वेरी द नोटोरियस किड्स, कि भाई वो चाहते थे कि जो नोटोरियस जो शैतान बच्चे हैं वो थोड़े सतर्क हो जाएं.
प्रिंसिपल कोई थ्योरी या बिलीफ होती है जिसको हम फॉलो करते हैं, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, राइट। सो ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वो उनकी खुद की बिलीव्स पर काम करते हैं, सो दैट इज प्रिंसिपल, ओके। नेक्स्ट सेट ऑफ पेयर इज गुड एंड वेल। नाउ ये एक बहुत अच्छा पेयर है और कॉमनली मिसयूज्ड है। गुड और वेल का मीनिंग भले ही सेम होता है, लेकिन ये नाउन्स को डिस्क्राइब करता है और ये वर्ब्स को, मतलब ये एक्शंस को डिस्क्राइब करता है और ये किसी पर्सन या किसी थिंग को डिस्क्राइब करेगा। द बुक आई रेड इज रियली गुड, ये क्या गुड है? बुक गुड है, तो ये नाउन के लिए आया है। आई बेक रियली वेल, तो काम करने के लिए, मैं बहुत अच्छी हूँ तो आई एम गुड, ओके। आई एम वेल इज रॉन्ग, सो दैट इज हियर। You can say I'm doing well, okay, you can state this, that doing के लिए well आ जाएगा, तो action के लिए well और noun subjects के लिए good आता है, तो ये भी एक important point है to note, make note। तो ये कुछ commonly asked sets हैं जो आपको पूछे जाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इन पर based errors जो आपको पूछे गए हैं। Previous year question है, ये CGL 2018 का question है। He said that he thought of politics right when he was studying intermediate and that he had no fear of politics. Thought of politics, ये of और of दोनों similar हैं, similar sound करते हैं, but usage अलग है। Politics के बारे में सोचना, possession के लिए हम of का use करते हैं। of OFF तो आता है separation दिखाने के लिए, so I am not showing separation here, I am not saying switch off or turn on something। सो यहाँ पोजेशन के लिए मुझे OF ऑफ का यूज करना है, इसलिए एरर इज इन पार्ट 1। सो पहला एरर जो था वो ऑफ और ऑफ के बीच में रहा, ये भी होमोनिम है, सेट ऑफ पेयर्स, ओके। नेक्स्ट जो एरर है देखते हैं, द कैंडिडेट्स वर केप्ट इन एन इल्यूजन दैट दे डिड नॉट परफॉर्म गुड। परफॉर्म करने के लिए है, एक्शन के लिए है या वर्ब के लिए, अभी बताया मैंने आपको, गुड नहीं वेल आएगा। गुड किस लिए आता है? नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। अगर मैं एक्शन के लिए बता रही हूँ, सो आई विल बी यूजिंग वेल, राइट। नेक्स्ट वन इज दिस, ही सेड दैट ही थॉट ऑफ, ओके दिस इज अ रेपिटेटिव वन, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर ऑफ होगा, विल गो टू द नेक्स्ट वन। Okay, so this was the concept of the homonyms that I had to discuss with you. अब हम बढ़ रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट पर जो कि है यूज ऑफ एडवर्ब। अब एडवर्ब में भी दो पैटर्न्स के एरर्स पूछे जाते हैं, दो कैटेगरीज में। तो ये दो कैटेगरीज कौन सी हैं? नंबर 1, यूज ऑफ नेगेटिव एडवर्ब्स, कि भाई जो एडवर्ब हम यूज कर रहे हैं, कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, तो उन नेगेटिव एडवर्ब्स पर बेस्ड किस तरह की एरर आती है वो हम देखेंगे। नंबर 2, एडवर्ब्स की प्लेसमेंट। एक सेंटेंस में जब हम एडवर्ब को प्लेस करते हैं, तो जैसे हमने एडजेक्टिव की प्लेसमेंट की थी पिछले सेशन में, जिन्होंने नहीं देखा लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड चेक, सो यू विल हैव इट राइट देयर। सो यूज ऑफ नेगेटिव एडवर्ब्स और प्लेसमेंट हम ये आज डिस्कस करेंगे। अब टाइप 1 हम डिस्कस करते हैं जो कि है नेगेटिव एडवर्ब का यूज। व्हेन यू यूज नेगेटिव एडवर्ब in a sentence, we use of another negative adverb like another negative word like no or not should not be made. तो अगर हम कोई नेगेटिव एडवर्ब यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम एक और नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते। क्यों? Because two negatives cannot exist together. This is grammatically incorrect. Okay, दो negatives एक साथ एक सेंटेंस में नहीं आ सकते, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, वी कुड नॉट बेयरली रिकॉग्नाइज, बेयरली का मतलब ही होता है मुश्किल से, तो ये खुद ही नेगेटिव है, तो नॉट इसके साथ यूज करना इज इनकरेक्ट। सही सेंटेंस होगा वी कुड बेयरली रिकॉग्नाइज द एक्स चेयरमैन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वी कुड बेयरली रिकॉग्नाइज, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव है। दिस इज वन नेगेटिव एडवर्ब, बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, no sooner. So you cannot use another, or you should not use another negative word with it. Okay, that will be incorrect. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, I haven't made scarcely any attempt to untangle the mystery. मैंने मुश्किल से ही कुछ ऐसा काम किया है कि वो मिस्ट्री सॉल्व हो जाए, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मुश्किल से मैंने इतना कुछ,
तो जब ये खुद ही नेगेटिव है तो मैं नॉट का यूज नहीं करूंगी. इट विल बी आई हैव मेड स्कार्सली एनी अटेम्प्ट. ओके, तो नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ हम कोई और नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं. वी हैव टू इंश्योर दिस. ओके, so it will just be I have made scarcely any attempt to untangle the mystery. That's it. No use of no, no use of not. देखते हैं. अच्छा, अभी इस पर बेस्ड जो हमने एग्जाम्पल्स देखे, हम टाइप 2 पर जा रहे हैं. अभी हमने नेगेटिव एडवर्ब का देखा, अब हम जाएंगे किस पर, प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स पर. ये जो नेगेटिव एडवर्ब्स के एरर्स हैं मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी. So let's go now. Here this type of error is based on the placement of adverbs. वही सेंटेंस में एडवर्ब की जो प्लेसमेंट होती है वो किस तरह से होती है, कैसी होती है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, वो हमें देखना है. तो मैं आपको बताती हूँ कैसे होती है और फिर उस पर बेस्ड हम एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे एंड फिर हम देखेंगे एडवर्ब्स पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. सो एडवर्ब इज जनरली प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ड इट क्वालिफाइज. ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है एडवर्ब की. ये उस वर्ड मतलब उस वर्ड के पास बिल्कुल नजदीक रखा जाता है जिसको वो क्वालिफाई या मॉडिफाई कर रहा है. It has to exist next to the agreeing verb in a sentence. जिस भी एक्शन वर्ड को वो सेटिस्फाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है उसके साथ ही वहां रखा जाए. For example, I mistakenly had shared the non-updated file. I fear it might cause chaos. I mistakenly had shared. ये एक्शन वर्ड है, इसको हमें क्वालिफाई कराना है, इसको नहीं कराना है. तो आई हैड मिस्टेकनली शेयर्ड, तो मिस्टेकनली शेयर्ड के बिल्कुल पास रखा जाएगा और पहले, बाद में नहीं. ये भी याद रखिएगा, पहले आएगा बाद में नहीं. सो आई हैड मिस्टेकनली शेयर्ड द नॉन अपडेटेड फाइल. आई फियर इट माइट कॉज केओस. दिस इज पॉइंट 1. We can have another now point. Now here one point is important. The placement of adverbs with respect to the verb to have is a bit different. देखो वैसे यहाँ पर जो हमने कॉन्सेप्ट किया कि भाई एडवर्ब जो है तुरंत पहले आ जाएगा, उसके नजदीक आएगा जिस भी एक्शन वर्ड को वो मॉडिफाई कर रहा है. अब यहाँ एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन किसके रिस्पेक्ट में है? टू हैव फॉर्म के. कहते हैं द प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन वेदर द फॉर्म इज यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब, जो मीनिंग क्या देगा? पोजेस. हम सबको पता है हैज, हैव और हैड हमें ओनरशिप या पोजेशन का मीनिंग भी देते हैं, राइट? जैसे आई हैव अ पेन, तो ये ओनरशिप, ये पोजेशन है. यहाँ आई हैव, जब मैं कह रही हूँ आई हैव अ पेन, तो ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है जो कि आई ओन अ पेन का मीनिंग दे रहा है. अगर मेन वर्ब की तरह मैं हैव को यूज करती हूँ तो फिर एडवर्ब की प्लेसमेंट अलग होगी, और अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रही हूँ तो एडवर्ब की प्लेसमेंट अलग होगी. अब देखते हैं कैसे. When it acts as a helping verb, the adverb is placed after it. अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह है तो एडवर्ब बाद हैव के, हैज हैव हैड के बाद में आएगा. अगर मेन वर्ब के है तो उसके पहले आएगा. ओके, देखिए. Jolly had always kept me away from the hooligans and ensured my safety. जॉली ने मुझे हमेशा जो हूलिगन्स है, जो थोड़े से खतरनाक लोग हैं, उनसे दूर रखा है. सो हैड ऑलवेज केप्ट, यहाँ मेन वर्ब है केप्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए उसके बाद में आया है ऑलवेज. जबकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस सेंटेंस में, आई ऑलवेज हैव अ वाटर बॉटल, आई एम गोइंग टू वाइप द स्क्रीन टू एक्सप्लेन यू बेटर. सो हियर आई वांट टू से आई ऑलवेज हैव अ वाटर बॉटल विच मीन्स आई ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल. तो ये मेन वर्ब की मीनिंग दे रहा है, इसलिए एडवर्ब इसके जस्ट पहले आया. तो मेन वर्ब होगा तो प्लेस बिफोर होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो प्लेस उसके बाद में होगा. तो भाई एडवर्ब की प्लेसमेंट यूजुअली उस वर्ब के पहले होती है जिसको वो मॉडिफाई करता है, जैसा हमने भी पीछे देखा. बट टू हैव इस फॉर्म के लिए, हैज हैव हैड के लिए, अगर मेन वर्ब की मीनिंग आ रही है तो आप उसके पहले रखिए, हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद रखिए. सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड. लेट्स गो अहेड.
अब देखते हैं यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन CGL 2019 का है, दे कांट हार्डली बिलीव दैट आर्टिकल 370 इज नो लॉन्गर वैलिड इन जम्मू एंड कश्मीर। अब मैं हार्डली तो लिख रही हूँ, मैं कांट भी लिख रही हूँ, नेगेटिव वर्ड कैन नॉट, तो इस नॉट की जरूरत मुझे नहीं है। इट विल बी दे कैन हार्डली बिलीव दैट आर्टिकल 370 इज नो लॉन्गर वैलिड इन जम्मू एंड कश्मीर। Can't hardly is wrong. It should be they can. So यहाँ पर error is in part B. Let's move ahead. The next one is, why should always we have to wait for her to join us? Why should we have to wait? हमें wait करना है, तो why should always we, क्या ये we को qualify, देखो adverb किसी noun को qualify नहीं कर रहा है यहाँ पर। Why should we always have to? ओके इसको हमें हैव टू को क्वालिफाई कराना है, हैव टू, तो ऑलवेज यहाँ आना चाहिए, इसलिए दिस इज इनकरेक्ट, ऑलवेज बी, दैट्स पार्ट ए। दिस इज फॉर CGL 2019. मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज, आई हैड बार्ज्ड इन द रूम इग्नोरेंटली। ना इग्नोरेंटली घुस गया कमरे में, तो वो बार्ज के पहले आना चाहिए ना, सो इग्नोरेंटली की प्लेसमेंट गलत है। आई हैड इग्नोरेंटली बार्ज्ड इन द रूम, मतलब जान के नहीं, गलती से रूम में घुस गया। सो इग्नोरेंटली की प्लेसमेंट, इस एडवर्ब की प्लेसमेंट गलत है, उसको सही जगह प्लेस करना है, जो कि जिस वर्ब को वो क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, we have no questions further. This was the concept for today. These are the concepts that I had for you for today, learners, and this was a session which was an amazing session from my end, and I hope that you guys have enjoyed the session as well. जो भी concepts हमने आज सीखे हैं, start working on them. अगर आपने notes अभी नहीं बनाए हैं तो बैठिए notes बनाइए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये एक comprehensive course plan है, so start working on it हमारे साथ साथ. Comment below and let me know your feedback. Also hit the like button to the video and not forget to subscribe to the channel for more sessions with us. अगर आपने पिछले सेशंस मिस किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स देख सकते हैं प्रीवियस सेशंस की, and you can attend those sessions as well. All these sessions are right there on our YouTube channel, so do not forget to subscribe to the channel as I said. I will see you in the next session soon. Keep learning and growing. Thank you so much.